नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित गुप्ता। आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट। पाकिस्तान के पीएम इमरान खान तालिबानियों के प्यार में इस कदर अंधे हो चुके हैं कि उन्हें अफगानिस्तान में हो रहा कत्लेआम नजर नहीं आ रहा है। उन्हें बिल्कुल नहीं दिख रहा है कि अफगान की जनता पर तालिबान किस कदर जुल्म ढा रहे हैं, महिलाओं की आजादी पर कैसा हमला हो रहा है। अगर दिखता तो इमरान खान तालिबानियों की खुलेआम तरफदारी नहीं करते। तालिबानी प्रेम में पड़े इमरान खान तो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से तालिबानियों को मान्यता देने की मांग कर रहे हैं। नियाजी तो पूरी दुनिया के सामने इस बात का दम भर रहे हैं कि अगर वो पहले पाकिस्तान की सत्ता में रहते तो तालिबानियों के खिलाफ अमेरिका का बिल्कुल साथ नहीं देते। दरअसल इमरान का तालिबानी प्रेम यूं ही नहीं उमड़ रहा है। पाकिस्तान को तालिबानियों के अफगानिस्तान में सत्ता पर काबिज होने के बाद फायदे ही फायदे दिख रहे हैं। यही कारण है कि वो अफगानिस्तान की सत्ता को कंट्रोल करना चाहते हैं। इसलिए उसने तालिबानी सत्ता के नंबर 2 और आईएसआई के कट्टर विरोधी मुल्ला बरादर को शिकंजे में ले लिया है। कई दिनों से गायब रहा मुल्ला बरादर कैमरे के सामने तो आया, लेकिन जो उसने बयान दिया उस पर यकीन करना मुश्किल हो रहा है। तालिबान के आतंकी अफगानिस्तान में कत्लेआम मचा रहे हैं, खौफ और दहशत की नई नई इबारत गढ़ रहे हैं। बावजूद इसके पाकिस्तान के पीएम इमरान खान नियाजी को लगता है कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को तालिबान की मदद करनी चाहिए। एक इंटरव्यू में तो इमरान खान ने यह तक कह डाला कि अगर वो इससे पहले पाकिस्तान की सत्ता पर काबिज होते तो कभी भी तालिबान के खिलाफ अमेरिका का साथ ना देते। मतलब इमरान खान नियाजी तो बन गए हैं कट्टर जिहादी। There's another fallacy. Afghanistan cannot be controlled by outside. Rather than sitting here and thinking that we can sort of control them, we should incentivize them. अफगानिस्तान में पाकिस्तान की दिलचस्पी जगजाहिर है। सबको पता है कि भारत की पैठ की वजह से पाकिस्तान एक लंबे अरसे से अफगानिस्तान पर नजरें गड़ाए बैठा था। पाकिस्तान किसी भी तरह वहां अपनी मनमाफिक सरकार बनवाकर उसे पूरी तरह नियंत्रित करना चाहता था। 14 अगस्त को पाकिस्तान का यह सपना भी बहुत हद तक पूरा हो गया। अफगानिस्तान से अमेरिका की सेना अपने वतन वापस लौट गई और इमरान खान ने तालिबान का खैर मकदम भी किया। ज़हनी गुलामी की जंजीरें तोड़ना ज्यादा मुश्किल होता है। जो अभी अफगानिस्तान में गुलामी की जंजीरें तो तोड़ दी उन्होंने। लेकिन इमरान जिन तालिबान की जीत का जश्न मना रहे थे, 7 सितंबर को उनकी अंतरिम सरकार बनने से पहले ही अफगानिस्तान में खून बहने लगा, बेकसूर लोगों की हत्या की जाने लगी, महिलाओं का उत्पीड़न किया जाने लगा। अफगान सरकार के लिए काम करने वालों को चुन चुन कर मौत के घाट उतारा जाने लगा। तो तालिबान की क्रूरता को देखते हुए उसे मिलने वाली आर्थिक मदद पर भी रोक लग गई। विदेशी एनजीओ से मिलने वाली मदद भी थम गई, जिससे अफगानिस्तान की आवाम भूख से बिलखने लगी। लेकिन इस सब के बावजूद इमरान खान को लगता है कि तालिबान की मदद करनी चाहिए, तालिबान को अंतर्राष्ट्रीय मान्यता देनी चाहिए, तालिबान के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करना चाहिए, तालिबान को बाहर से नियंत्रित करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। क्रूरता की पराकाष्ठा पार करने के बावजूद तालिबान को पनाह देनी चाहिए। दरअसल तालिबान पाकिस्तान अमेरिका के संबंधों और इन जैसे तमाम मुद्दों पर CNN ने इमरान खान का इंटरव्यू लिया, इमरान खान से तालिबान के बारे में उनकी राय जानी और इसी क्रम में पाकिस्तान के वजीर आजम इमरान खान ने जाहिर कर दिया कि तालिबान उनके लिए क्या अहमियत रखते हैं। Rather than sitting here and thinking that we can sort of control them, we should incentivize them. Because Afghanistan, this current government,
clearly feels that without international aid and help, they will not be able to stop this crisis. आतंकवाद के खिलाफ जंग के नाम पर अमेरिका ने पाकिस्तान को करोड़ों रुपए दिए, लेकिन अफगानिस्तान से निकलते ही सुपर पावर ने साफ कह दिया कि वो पिछले 20 साल के दौरान अफगानिस्तान में पाकिस्तान की भूमिका की जांच करेगा। अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने पाकिस्तान के डबल गेम की तरफ इशारा भी किया और कहा कि एक तरफ तो वो आतंकियों को पनाह देता है और दूसरी तरफ आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन के नाम पर अपना खजाना भी भरता है। यही नहीं, गैर नेटो सहयोगी के रूप में पाकिस्तान को मिला दर्जा अब खत्म करने की मांग भी उठ रही है। अमेरिका भी इस बात को समझ रहा है कि तालिबान के फिर से मजबूत होने में पाकिस्तान की बड़ी भूमिका है। तो शायद यही वजह है कि CNN को दिए इंटरव्यू में इमरान खान ने इशारों में अमेरिका की आलोचना की और कहा कि अफगानिस्तान को बाहर से कंट्रोल करने की कोशिश नहीं की जा सकती। There's another fallacy. Afghanistan cannot be controlled by outside. They have a history. No puppet government in Afghanistan is supported by the people. It gets discredited amongst the people. इमरान खान का तालिबान के लिए मोहब्बत का इजहार यहीं बंद हो जाता तो भी गनीमत थी, लेकिन इमरान खान नियाजी तो जैसे तालिबान के लिए अपना सारा प्यार एक ही बार में उड़ेल देना चाहते थे। लिहाजा उन्होंने पश्तूनों का मुद्दा उठाते हुए इतिहास की लाइनें दोहराई और पूरी दुनिया के सामने कह दिया कि अगर वो 2001 में पाकिस्तान के पीएम होते तो तालिबान के खिलाफ जाकर अमेरिका का साथ कभी नहीं देते। Was I the Prime Minister? I would never have done that. Firstly, the same Mujahideen, now we are telling them because US has invaded Afghanistan, now it's terrorism. They turn against us. जिन पश्तूनों का बहाना बनाकर इमरान तालिबान का पक्ष ले रहे हैं, क्या तालिबान सरकार बनने के बाद उस पश्तून समस्या का हल निकल जाएगा? शायद नहीं, क्योंकि पाकिस्तान पहले से ही पीटीएम यानी पश्तून तहफ्फुज मूवमेंट के रूप में घरेलू पश्तून समस्या का सामना कर रहा है। इसके अलावा अफगानिस्तान में तालिबान सरकार की वजह से अब तहरीके तालिबान पाकिस्तान भी उसके लिए और ज्यादा बड़ा खतरा बन जाएगा। लेकिन इस सब के बावजूद इमरान खान तालिबान का समर्थन सिर्फ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि विदेशी ताकतों के खिलाफ तालिबान ने जिहाद किया था और ऐसा जिहाद जायज है। We trained the Mujahideen to do jihad in Afghanistan. Amongst them was Al-Qaeda, where Taliban were part of the Mujahideen groups. आपको क्या लग रहा है कि पाकिस्तान के वजीर आजम ऐसे ही अमेरिका को ललकार रहे हैं? क्या यूं ही तालिबान की तरफदारी में जुटे हुए हैं? क्या हैवानों के हम कदम यूं ही बने हुए हैं? बिल्कुल नहीं। दरअसल अफगानिस्तान में तालिबानी सत्ता की आड़ में पाकिस्तान अपने फायदे तलाश रहा है। वह अफगानिस्तान में सत्ता को कंट्रोल करना चाहता है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है तालिबानी सत्ता के उप प्रधानमंत्री मुल्ला बरादर पर पाकिस्तान का कसता शिकंजा। दरअसल बरादर ऐसा शख्स है जो अफगानिस्तान की सत्ता में आईएसआई की दखलंदाजी का कट्टर विरोधी है। लंबे समय से पर्दे से गायब रहा मुल्ला बरादर कैमरे पर तो आया, लेकिन सरकार में जारी गतिरोध को लेकर ऐसा बयान दिया कि पूरी दुनिया हैरान रह गई। اشغال د خاتمې لپاره تکالیف او قرباني وکړي. तालिबान की अंतरिम सरकार बनने के बाद से ही उनके उप प्रधानमंत्री मुल्ला अब्दुल गनी बरादर के बारे में तमाम तरह के कयास लगाए जा रहे थे। खबरें आ रही थी कि मुल्ला बरादर का हक्कानी नेटवर्क के नेताओं के साथ खूनी संघर्ष हुआ था। खबरें आ रही थी कि मुल्ला बरादर तालिबान की अंतरिम सरकार में अपना कद घटाए जाने से नाराज चल रहा है। खबरें ये भी थी कि तालिबान में दरार आ चुकी है और बहुत जल्द उनकी सरकार गिरने वाली है। लेकिन इन तमाम खबरों पर विराम देते हुए तालिबान सरकार का उप प्रधानमंत्री मुल्ला बरादर अचानक कैमरे के सामने आया
और इतने दिनों तक गायब रहने की वजह बताई। هیڅ حقیقت نه لري. زه الحمدلله جوړ او روغ یم، او بله خبره دا چې رسنۍ وایي چې خپل منځي اختلافات لري، دا بالکل هم هیڅ حقیقت نه لري. لله الحمد موږ په خپل منځ کې ډېر شفقت او ترحم لرو چې حتی په یو فامیل کې به هم داسې شفقت او ترحم نه وي. او بل دا چې موږ دا څو کاله د اشغال د خاتمې لپاره تکالیف او قرباني ورکړي دي، دا نه د اقتدار لپاره وي او نه د منصب لپاره وه. मुल्ला बरादर की माने तो तालिबान सरकार में किसी भी तरह का कोई मतभेद नहीं है। मुल्ला बरादर की माने तो वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन सवाल ये कि क्या मुल्ला बरादर सच बोल रहा है? क्या तालिबान सरकार में कोई मतभेद नहीं है? कंदहार गुट और हक्कानी नेटवर्क के रिश्ते सामान्य हैं। हक्कानी नेटवर्क के साथ बरादर का कोई संघर्ष नहीं हुआ। और क्या तालिबान सरकार में कद घटाए जाने से बरादर नाराज नहीं है? इन तमाम सवालों के जवाब खुद मुल्ला बरादर के इस वीडियो से मिल जाते हैं। जरा गौर से देखिए ये वीडियो। इस वीडियो में मुल्ला बरादर 3 लोगों के साथ दिख रहा है। एक खुद वो, दूसरा उसका इंटरव्यू लेने वाला शख्स, और तीसरा शख्स तालिबान का आतंकी जो शायद बरादर की हिफाजत के लिए मौजूद है। लेकिन इस वीडियो में 2 चीजें गौर करने वाली है। पहली ये कि बरादर से सवाल पूछ रहे शख्स के हाथ में एक कागज है, और दूसरी ये कि ठीक उसी तरह मुल्ला बरादर के हाथ में भी एक कागज है। कहीं ऐसा तो नहीं कि मुल्ला बरादर से पूछे जाने वाले सवाल और उसके जवाब पहले से ही तय कर लिए गए थे? कहीं ऐसा तो नहीं कि मुल्ला बरादर रटी रटाई स्क्रिप्ट पढ़ रहा था? कहीं ऐसा तो नहीं कि मुल्ला बरादर के गायब होने और हक्कानी नेटवर्क के साथ मतभेद की सच्चाई कोई दबाना चाहता है? कहीं ऐसा तो नहीं कि मुल्ला बरादर की जान को खतरा है और इसीलिए वो कैमरे पर झूठ बोल रहा है? हर डगर के د منفي تبلیغات او د خپل حل زلو کوشش کړی چې د غسپیسلي مبارزات د اغدار کې او له ناکامۍ سره مخ کی. کله چې الحمدلله مجاهدین راغلل او الله تعالی په فتح باندې ونازول، بیا هم دوی تبلیغات لړۍ ډیره تیزه کړې ده. خپل کوشش کوي چې خلکو اذهان خراب او تشویش کې واچي، مسلمان مخلصین ورونو ته تشویش او وسواس ور پیدا کی. نو په تیر څو ورځې کې دې لړۍ یو برخه ده هم. वैसे इस सच्चाई से तो कोई इनकार नहीं कर सकता कि मुल्ला बरादर तालिबान की अंतरिम सरकार से खुश नहीं है। वो प्रधानमंत्री बनने के सपने देख रहा था, लेकिन पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI ने उसे बनने नहीं दिया और उसकी जगह मुल्ला हसन अखंद को PM बना दिया गया। यही नहीं, उसके करीबियों की अनदेखी कर हक्कानी नेटवर्क के आतंकियों को अहम पद दे दिए गए। एक बात बहुत स्पष्ट रूप से दिखाई देती है कि तालिबान के अंदर डिफरेंट फैक्शंस हैं। एक तो मुल्ला बरादर का ही गुट है, और जो कि एक इंक्लूसिव सरकार बनाने के पक्षधर था, जिसकी की अब बात नहीं सुनी जा रही है। दूसरा एक हक्कानी नेटवर्क का गुट है जिसको कि पाकिस्तान की ISI की शह हासिल है, और हक्कानी नेटवर्क सुन्नी पश्तून डोमिनेशन वाली सरकार को बनाना चाहता था, और ऐसा लगता है कि वो अपने मंसूबों में सफल हो गया है। मुल्ला अब्दुल गनी बरादर उन 4 लोगों में से एक है जिन्होंने तालिबान का गठन किया था। वो तालिबान के संस्थापक मुल्ला उमर का खास था। 2001 में अमेरिकी हमले के वक्त वो देश का रक्षा मंत्री था। यही नहीं, 2018 में जब तालिबान ने कतर के दोहा में अपना राजनीतिक दफ्तर खोला, तो वहां अमेरिका से शांति वार्ता के लिए जाने वाले लोगों में मुल्ला अब्दुल गनी बरादर सबसे आगे था। उसने हमेशा अमेरिका के साथ बातचीत का समर्थन किया, और शायद इसी का खमियाजा उसे भुगतना पड़ा। पाकिस्तान ने उसके पर कतर दी। तो अब ये कयास लगाए जा रहे हैं कि मुल्ला बरादर पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के शिकंजे में है, और ISI के दबाव में ही तालिबान सरकार में मतभेद की खबरों को झूठा बता रहा है। जबकि इतने दिनों बाद कैमरे पर आए बरादर का बॉडी लैंग्वेज और उसकी आवाज साफ जाहिर कर रही है कि वो बेहद कमजोर हो चुका है।
तालिबान एक तरफ खौफ और आतंक की नई दास्तां लिखना चाहता है, दूसरी तरफ तालिबान के आतंकी भूख से बिलख रहे हैं। दरअसल जब से अफगानिस्तान में तालिबान राज की स्थापना हुई है, देश के आर्थिक हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। सच्चाई तो यह है कि आम जनता के साथ साथ अब तालिबानी आतंकी भी पाई पाई को मोहताज हैं। तालिबानी आतंकियों के सिर पर ना तो छत है और ना ही पेट भरने के लिए अनाज। अफगानिस्तान पर काबिज होने के बाद तालिबान अपने विरोधियों से चुन चुन कर बदला ले रहे हैं। अफगान सुरक्षा बल के जवानों के परिवारों पर तो तालिबान बेइंतहा जुल्म ढा रहे हैं। अफगान सुरक्षा बल के परिवार वालों को जबरन उनके घरों से निकालकर सड़क पर फेंक दिया गया है। 3000 से ज्यादा परिवारों को घर छोड़ने पर मजबूर कर दिया गया है। लोगों को खाली पेट सड़क पर जिंदगी गुजारनी पड़ रही है। लेकिन तालिबान के शोषण का शिकार सिर्फ यही परिवार नहीं हो रहे, बल्कि पूरा अफगानिस्तान तालिबान राज के बाद त्राहिमाम कर रहा है। अफगानिस्तान को मुफलिसी और गुर्बत ने अपने शिकंजे में लेना शुरू कर दिया है। आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन अफगानिस्तान की एक बड़ी आबादी भूख से बिलख रही है। लोग पेट भरने के लिए अपने घर के जरूरी सामान बेचने तक को मजबूर हो गए हैं। काबुल के चमन-ए-होजरी और मज़ार-ए-शरीफ के बाजारों में लोग अपने घरों का सामान बेच रहे हैं। ये बाजार रेफ्रिजरेटर, कुशन, पंखे, तकिए, कंबल, चांदी के बर्तन, पर्दे, बिस्तर, गद्दे, किचन का सामान और अलमारियों से भरे हैं। अफगानिस्तान की आवाम पर दोहरी मार पड़ी है। एक तरफ लोगों को डर है कि तालिबान उन्हें मार डालेंगे और दूसरी तरफ इस बात का खौफ है कि भूख उन्हें मार देगी। देश में कीमतों में बढ़ोतरी की निगरानी के लिए चेक एंड बैलेंस सिस्टम तबाह हो चुका है। अलग अलग शहरों में राशन बांटने वाले केंद्रों के बाहर लंबी कतारें हैं। संयुक्त राष्ट्र के अनुमान के मुताबिक हर 3 में से 1 अफगान नागरिक भुखमरी का सामना कर रहा है। अभी 50% आबादी गरीबी रेखा से नीचे है, लेकिन कयास लगाए जा रहे हैं कि 97% से अधिक अफगान आबादी 2022 के मध्य तक गरीबी रेखा से नीचे पहुंच सकती है। पश्चिमी देशों के ज्यादातर एनजीओ अब बंद हो चुके हैं। ऊपर से पिछले 2 साल से सूखे की वजह से खाद्यान्न संकट भी पैदा हो गया है। हालांकि तालिबान को उम्मीद है कि दूसरे देशों से आर्थिक सहायता में कमी आई तो चीन और रूस इसकी भरपाई करेंगे, लेकिन अभी तक इन दोनों देशों ने इस मुद्दे पर कोई ठोस पहल नहीं की। यूनाइटेड नेशन ने कहा है कि 2022 तक अफगानिस्तान की 97% से ज्यादा जनता गरीबी रेखा से नीचे होगी, यानी कि उनके पास खाने की किल्लत, कपड़ों की किल्लत, मेडिकल की किल्लत, रहने की किल्लत, हर तरह की दिक्कत। और क्या तालिबान के पास पैसा है? क्या उन आज कोई वो इंडस्ट्री लगाने का प्लान कर रहे हैं? क्या कोई ट्रेडिंग का सेंटर बना रहे हैं? क्या कोई बिजनेस सेटअप कर रहे हैं? क्या उनके पास हॉस्पिटल्स हैं, डॉक्टर्स हैं? क्या वो शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं? कैसे हो? तालिबान के सत्ता में आने के बाद से ही अफगानिस्तान में आर्थिक संकट पैदा हुआ, क्योंकि दूसरे देशों से मिलने वाली वित्तीय मदद पर रोक लगा दी गई। लिहाजा तंगहाली से जूझ रहे तालिबान ने आम जनता के लिए भी बैंक से पैसे निकालने की सीमा तय कर दी। लेकिन अब तो तालिबान के पास खुद इतने पैसे भी नहीं बचे कि वो अपने आतंकियों को दे सके। न्यूयॉर्क पोस्ट की एक रिपोर्ट में यह दावा किया गया है कि तालिबानी आतंकियों को बीते कई महीनों से 1 रुपया भी नहीं मिला है। ऐसे तालिबानी आतंकियों की बड़ी तादाद है जो थोड़े से खाने और बेहद कम नींद के साथ ट्रकों या फिर कहीं भी दिन गुजारने को मजबूर है। रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि स्थानीय लोग तालिबानियों को खाना और दूसरे जरूरी सामान मुहैया करवा रहे हैं। देखा जाए तो उनके पास इन लड़ाकों के अलावा है क्या? क्या उनके पास कोई डॉक्टर हैं? क्या उनके पास कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, बिजनेस हैं, इंडस्ट्री वाले हैं, इंजीनियर्स हैं? कोई नहीं। इन लोगों ने सिवाय लड़ने के कुछ नहीं सीखा, बल्कि इस तरह के हालात में एक बहुत बड़ा खतरा बन जाता है। मेरे हिसाब से कल जब उन्हें पैसे नहीं मिलेंगे तो हो सकता है तालिबान कहे कि आज हम इसका एक्सपोर्ट करते हैं, लड़ाकों का एक्सपोर्ट।
एक्सपोर्ट, जिसको कहते हैं मर्सिनरीज भेजना, कश्मीर में भेजना, दुनिया के दूसरे देशों में भेजना और पूरी दुनिया में एक तरह से आतंकवाद का जहर फैलाना। संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक करीब 40 लाख अफगानी खाद्य संकट से जूझ रहे हैं, जिनमें से ज्यादातर गांवों में रहते हैं। संयुक्त राष्ट्र ने यह भी कहा है कि आने वाले महीनों में भूख से बिलखते इन लोगों को मदद के लिए 3.6 करोड़ डॉलर की जरूरत है। अमेरिका और संयुक्त राष्ट्र ने मदद का ऐलान भी किया है, लेकिन डर इस बात का है कि कहीं तालिबान की काली करतूतों की वजह से इस मदद पर भी रोक न लगा दी जाए, और अगर ऐसा हुआ तो तालिबानिस्तान में इस बार रोटी के लिए जंग होगी। स्पेशल रिपोर्ट में आज के लिए इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।